कैसे पता चले कि किसी खातून को कि वो बांझपन से गुजर रही हैं। एक कपल को हम इनफर्टाइल लेबल करते हैं जब 1 साल तक व्हेन देयर इज नो कॉन्ट्रासेप्शन एंड दे आर ट्राइंग टू कंसीव, देयर गोज 1 कंप्लीट ईयर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। आज मैं बात करूंगी कि ये कैसे पता चले कि किसी खातून को कि वो बांझपन से गुजर रही हैं, इनफर्टाइल हैं, या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से उनमें प्रेगनेंसी होना मुश्किल है। उसमें सबसे पहले तो ये है कि अगर तो किसी खातून के पीरियड्स रेगुलर हैं, यानी ऑन द स्पॉट 28 डेज का साइकिल है या 21 से 35 डेज का साइकिल है, ब्लीडिंग भी नॉर्मल होती है और मंथली उसको पीरियड्स हो रहे हैं, तो दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स जो ये बताता है कि इनमें इनफर्टिलिटी के चांसेस कम हैं। लेकिन वो खवातीन जिनको 2-2 3-3 माह पीरियड्स नहीं आते, या ऑन द कॉन्ट्ररी मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर मेंस्ट्रुएटिंग, दे आर हैविंग द ब्लीडिंग, इसका मतलब ये है कि उनके अंदर जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो चल रहा है। और हार्मोन्स का बैलेंस होना एक पेशेंट की फर्टिलिटी के लिए, एक लेडी की फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। एक कपल को हम इनफर्टाइल लेबल करते हैं जब 1 साल तक आफ्टर देयर इज नो कॉन्ट्रासेप्शन एंड दे आर ट्राइंग टू कंसीव एंड देयर गोज 1 कंप्लीट ईयर, और उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही 1 साल के दौरान, तो फिर हम कहते हैं कि इनको इनफर्टिलिटी, बल्कि अब तो इनफर्टिलिटी को हम टर्म ही चेंज कर दी गई है, अब इसको हम सब फर्टिलिटी पे ले आते हैं। बिकॉज साइंटिफिकली इनफर्टिलिटी कुछ भी नहीं है। इनफर्टिलिटी का मतलब ये है कि जी कभी हमल हो ही नहीं सकता। लेकिन जब हमारे पास जो हमारी टेक्निक्स हैं, जो हमारी मॉडर्नाइजेशन हुई है फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें हमारे पास मोर देन 90% कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे चांसेस हैं कि जिसमें एक प्रेगनेंसी होना, प्रेगनेंसी हो जाती है उसमें। तो हम इनफर्टिलिटी से वर्ड यूज करते हैं सब फर्टिलिटी। अब ठीक है, 1 ईयर गुजर गया आफ्टर रेगुलर ट्राइंग, कपल आपके पास आता है, मेरे पास आता है जी हमें कंसेप्शन नहीं हो रही, तो हम कौन से ऐसे टेस्ट कराते हैं। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो हिस्ट्री जो मैंने आपको बता दी, कोई और मेडिकल डिसऑर्डर जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जैसे जोड़ों का दर्द रहता है, आपने एक देखा होगा एक फेस पे एक बटरफ्लाई रैश होता है जिसको मेलर रैश कहते हैं, ठीक है, उसमें ये एसएलई होता है। ये वो फैक्टर्स हैं कि जिसमें एग्स की क्वालिटी और या अमाउंट ऑफ एग जो है क्वांटिटी वो इतनी अच्छी नहीं होती। ये वो हिस्ट्री के पॉइंट्स और क्रॉनिक डिजीजेस हैं। उसके बाद हम आते हैं टेस्ट पे। अच्छा, एक जो इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी आप अपनी प्रेगनेंसी होने के लिए, अपनी फर्टिलिटी के लिए किसी डॉक्टर के पास जाते हैं टू हैव अ बेबी, कोशिश करें कि आप अपने पीरियड्स की सेकेंड डे जाएं। किसी भी टाइम रैंडम जाने से ये होता है कि क्योंकि हमें अपनी हर आपके जो हार्मोन्स का जो हम टेस्ट कराते हैं वो भी हम सेकेंड डे ऑफ पीरियड पे कराते हैं। जो शुरू के पीरियड्स के एक्टिव डेज हैं उनमें हमने टेस्ट कराना होता है। अगर मेडिसिन भी दी जाती है वो भी पीरियड्स के फर्स्ट 2-3 डेज में देते हैं। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि सेकेंड डे पे हम आपका एक हार्मोनल प्रोफाइल कराते हैं जिसमें एफएसएच होता है, एलएच होता है, ये हमें इन्हीं डेज में पता चलता है। इसके अलावा एक थायराइड ग्लैंड होता है जो आपके गले के सामने यहाँ पर होता है। बहुत से लोगों को थायराइड के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, और अब तो ट्रस्ट मी सब क्लिनिकल जो है थायराइड का प्रॉब्लम 10% लोगों को है। यानी अगर हम यहाँ पर 100 लोग बैठे हों तो उनमें से 10 लोग ऐसे होंगे जिनको थायराइड का प्रॉब्लम चल रहा है। सो थायराइड की टेस्टिंग जो है अब हमारे बेसिक हेल्थ प्रोफाइल में आ चुकी है। इसकी वजह काफ़ी सारी वजूहत हैं, हम इस पर फिर एक वीडियो में इसको मैं डिस्कस करूंगी। लेकिन अभी कमिंग बैक टू माय टॉपिक कि आपके थायराइड हार्मोन्स को भी जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, जिसमें T3 है, T4 है और TSH है। ये 3 हार्मोन्स अगर इन तीनों में से कोई एक भी इम्बैलेंस्ड है तो आपको इसके लिए काफ़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। इसके अलावा एक हार्मोन है जिसको हम कहते हैं AMH, एंटी मलेरियन हार्मोन। एंटी मलेरियन हार्मोन मैं पिछली भी अपनी एक वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ कि एंटी मलेरियन हार्मोन अगर लो होता है तो इसका मतलब है कि आपके जो एग रिजर्व्स हैं वो लो हैं, तो उसमें भी प्रेग्नेंट होने के चांसेस कम है। और ये जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, एज सुन एज यू क्रॉस 35 ईयर्स देन 40 ईयर्स, तो AMH जो है वो ऑटोमेटिकली डिक्लाइन कर जाता है। इसके अलावा अगर स्ट्रक्चरल हम उस पर आए तो कई दफ़ा ट्यूब्स जो होती हैं, यूट्रस के साइड्स पे ट्यूब्स होती हैं,
जो ओवरीज से कनेक्टेड होती हैं। ओवरीज जो है यानी कि जो अंडेदानियां हैं वो बच्चेदानी यूट्रस से उन ट्यूब्स के थ्रू कनेक्टेड होता है। जो फर्टिलाइजेशन होती है वो ट्यूब के अंदर होती है। ट्यूब वो पैसेज है जिसके थ्रू जो जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो जो फीटस होता है वो ट्यूब के थ्रू ट्रैवल करके यूट्रस में आता है। अगर ट्यूब ब्लॉक होती है तो स्पर्म जो है वो एग तक जा ही नहीं सकता। सो दिस इज अ मीडियम, दिस इज अ पैसेज जो कि खुला होना चाहिए। हमारी टेस्टिंग में एक टेस्ट होता है HSG जिसको हम कहते हैं हिस्टेरोसैल्पिंजोग्राम। इसमें ये क्या होता है, ये एक काइंड ऑफ एक्सरे होता है जिसमें हम एक कैथेटर एक ट्यूब के थ्रू यूट्रस में एक डाई इंजेक्ट करते हैं और वो डाई जो है वो ट्रेवल करता है ट्यूब्स में, क्योंकि ट्यूब्स की डायरेक्शन ये है तो ये ट्यूब्स में वो करता है, फ्लो करता है। तो जहाँ उसके बाद हम एक्सरे उसका ले लेते हैं। फिर एक्सरे में देखा जाता है कि जो डाई हमने इंसर्ट किया है क्या वो वाकई ट्यूब से होके ओवरी से होके स्पेल कर रहा है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि जब ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं तो वो डाई एक जगह पे जाके रुक जाता है, इसका मतलब है ट्यूब ब्लॉक है। कई लोगों की एक ट्यूब ब्लॉक होती है, कई कई पेशेंट्स की दोनों ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं। दोनों ट्यूब्स के ब्लॉक होने पे इट्स मोर देन 80 to 90% के ये फर्टिलिटी इसमें पॉसिबल नहीं है। 10% इसलिए कहूंगी कि क्योंकि इसमें दे आर द बेस्ट कैंडिडेट्स फॉर IVF यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी। और हमारा एक सोशल डिलेमा है कि जो दैट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसीजर। तो वो लोग जो इस प्रोसीजर को अफोर्ड कर सकते हैं वो 10% उनमें आते हैं। उसके अलावा जो अगर हम एक और इसको अगर फाइनेंशियल इश्यूज के तौर पर देखें तो ऑब्वियसली एवरी कपल कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अ टेस्ट ट्यूब बेबी। उसके अलावा अगर देखा जाए तो कुछ एक फाइब्रॉइड्स होते हैं, जो सर्विकल फाइब्रॉइड्स होते हैं, बच्चेदानी के मुंह पे कुछ फाइब्रॉइड्स होते हैं जिनकी ग्रोथ जो है वो उस पैसेज को ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है। और ये सब चीज़ें हमें अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता चलती हैं और इस स्टेरोसैल्पिंजोग्राम के थ्रू पता चलती हैं। ये वो टेस्ट्स हैं, ये वो सिग्नल्स हैं जो हमें बताते हैं कि इस खातून में बांझपन है और हमें इसके जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स हैं हमें उसकी तरफ जाना है। एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है डिस्चार्ज। बहुत सी खवातीन को PID जिसको हम पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिस्चार्ज डिजीज़ कहते हैं, जिसमें पेशेंट को हर वक्त स्मेली और इची डिस्चार्ज रहता है। दैट इज़ ऑल्सो अ साइन कि उसकी हमें टेस्टिंग की ज़रूरत है। अगर वो दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा, अगर वो रेगुलर मेडिकेशन से ठीक नहीं हो रहा तो डेफिनेटली उसके अंदर जो है उसको PID है। एंड PID इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स जो कि बांझपन कॉज कर सकता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हर कपल को, हर जोड़े को औलाद की नेमत से नवाजे और हर एक को ये खुशी नसीब करे। लेकिन जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से इसको टाइमली कंसल्ट कीजिए, डिस्कस कीजिए, ताकि आपकी ये जो प्रॉब्लम है जितनी जल्दी हो सके हम इसको सॉल्व कर सकें। बहुत शुक्रिया।